नमस्कार, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश सिलेबस है उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के सिलेबस में और अगर 12वीं के देखें तो मुख्य रूप से दो किताबें अब लग रही हैं, क्योंकि इस बार से जो सिलेबस है 100 नंबर का हो गया है। एक आपका रेनबो लगता है और दूसरा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग रेनबो के लेसन्स जो दिए हुए हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सबको एक एक करके मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा और बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। मैं साथ में ऑक्सफोर्ड की जो किताब है ट्रांसलेशन की, आर के सिन्हा साहब की, उसके भी लेसन्स एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को अगर देखते हैं तो और ज़्यादा आपको लाभ होगा। परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी, तो आप परीक्षा में जाके ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए आपको ट्रांसलेशंस और ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है, जो मैं अलग वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप देख सकते हैं, जो आपके लिए यूजफुल होगा। और साथ में मैं सिलेबस भी पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए और यूजफुल होगा, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर पाए। तो मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ा के आपको हिंदी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए जो भी दिया हुआ है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन खत्म होने के बाद कि कौन सा इसमें से क्वेश्चन परीक्षा में महत्वपूर्ण है पूछेगा, और कौन सा आने वाला है, और किस प्रकार से क्या बोलते हैं कि हम लोग लिखेंगे। और जो ये लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। हर साल इस लेसन से ऑब्जेक्टिव 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये एक जरूर पूछता है। उसके बाद से आपके इस लेसन से रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट आते हैं। तो कुल मिला जुला के 7 से 8 नंबर हर साल पूछता है। तो इस मायने में ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को पढ़ने के लिए। और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप वीडियो को देखिएगा, और कहीं आप कॉपी लेके बैठ के नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में जब आपको पढ़ना हो तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है, कल्चर का मतलब संस्कृति होता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बेहतर रूप से जानते हैं, जो राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपिता बोले जाते हैं महात्मा गांधी। तो उन्हीं की क्या बोलते हैं कि द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो भी स्पीच दिया गया है, जो भी क्या बोलते हैं लेख लिखी गई हैं, उन सब में से इकट्ठा करके यहाँ पे एक टॉपिक बना के हमारे लेसन में यहाँ पे डाल दिया गया है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, और अन्य सभ्यताओं से भी कंपैरिजन किया जाएगा कि भारतीय सभ्यता का क्या महत्व है, और पहले कैसी थी और अब कैसी है, और संस्कृति कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन बोल रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, ब्रैकेट में दिया हुआ है 1869 टू 1948, अर्थात 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1948 ईस्वी में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु कैसे होगा कि नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने उनको क्या बोलते हैं गोली मार दिया, इसलिए 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया। तो 1869 ईस्वी में जन्म हुआ और 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू। पॉपुलरली का मतलब होता है आमतौर पर, यहाँ जो मीनिंग होगा वही मैं बताऊंगा। पॉपुलरली का मतलब आमतौर पर। नो एक वर्ब होता है जिसका मतलब जानना। नोन यहाँ पैसिव वॉइस में लगा रहा है, तो जाने जाते हैं होगा। तो महात्मा गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू, महात्मा गांधी को आमतौर पर बापू के रूप में जाना जाता है। एज का अर्थ के रूप में होता है, तो महात्मा गांधी को आमतौर पर बापू के रूप में जाना जाता है। और का मतलब या होता है, या द फादर ऑफ द नेशन, या राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। अब महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं कि वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। मोर और देन जहां भी होता है तो तुलना करने के लिए लगाया जाता है। एक बात और समझ लीजिए कि मोर जो वर्ड है वो कंपैरेटिव डिग्री में ही लगता है।
कंपैरेटिव का मतलब का कंपेयर का मतलब तुलना करना होता है। जैसे एडजेक्टिव होता है ना, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा कंपैरेटिव होता है, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे एक मान लीजिए एडजेक्टिव है गुड, तो गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। अब बात करते हैं कि जिसका डिग्री नहीं बन पाता है उसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? ब्यूटीफुल तो पॉजिटिव है ना, कंपैरेटिव डिग्री का इसका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग मोर का यूज करते हैं, और मोर मतलब से ज्यादा होता है। तो कहा जा रहा है कि was more a spiritual लीडर। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आपके अंदर अच्छे विचार हैं, आप अच्छी बात करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और अध्यात्म शब्द भगवान से भी जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आध्यात्मिक होता है वो गलत काम नहीं करता है। तो अच्छे विचार से संबंध यहाँ बताया जा रहा है कि गांधी जी, कहा जा रहा है कि वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब राजनेता होता है, और लीडर मतलब नेता होता है। लीडर कोई भी हो सकता है, लेकिन राजनेता बनने के लिए आपको चुनाव लड़ने पड़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक राजनेता से अधिक वह एक आध्यात्मिक नेता थे। एक बार और देख लीजिए पूरी लाइन। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू, आर द फादर ऑफ नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी आमतौर पर बापू के रूप में जाने जाते हैं, या राष्ट्र के पिता के रूप में। कौन से राष्ट्र के? जो हमारा राष्ट्र है, भारतीय राष्ट्र, भारत जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। गांधी जी एक राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। आपको पता होगा कि भारत की स्वतंत्रता के योगदान में, भारत ने जो स्वतंत्रता पाया है उसमें गांधी जी का कितना अहम रोल है। उस समय क्या बोलते हैं कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए, जिसमें अहिंसा सबसे प्रमुख है। उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड। सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। यूज एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रयोग करना। तो यूज्ड मतलब प्रयोग किए। ये पास्ट इंडेफिनिट में स्टोरी चल रहा है। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। किन्होंने? गांधी जी ने। गांधी जी ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया ट्रुथ, सच्चाई को, एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा को। वायलेंस मतलब हिंसा होता है, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा होता है। तो गांधी जी ने सच्चाई और अहिंसा को सफलतापूर्वक प्रयोग किया एज द चीफ वेपन्स। चीफ का मतलब मुख्य होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर बोला जाता है ना, मुख्यमंत्री, और वेपन एक वर्ड है जिसका मतलब हथियार होता है। तो कैसे प्रयोग किए हैं? एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियारों के रूप में, अगेंस्ट के विरोध में, द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के, इन इंडिया, भारत में। अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड वायलेंस। उन्होंने अर्थात गांधी जी ने सच्चाई और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियारों के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जो ब्रिटिश शासन था। भारत में उस समय जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उस शासन के विरोध में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का हथियारों के रूप में प्रयोग किया। उसका प्रयोग करके अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहते थे। आगे कहा जा रहा है कि एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत की सहायता किए, गेन इंडिपेंडेंस। गेन का मतलब प्राप्त करना होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी या स्वतंत्रता, और भारत को आजादी दिलाने में सहायता किए। मैं जो वर्ड का मैं अर्थ बोल रहा हूं तो आप कॉपी लेके बैठ के वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प करे आगे चल के। आगे कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। फ्रॉम का मतलब से होता है, टिल का मतलब तक होता है।
तो कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक, कहां से 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से होता है, डोमिनेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना या छाए रहना। तो कहा जा रहा है कि ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वह पूर्ण रूप से प्रभावित किए इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को। कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही लगा रहा है गांधी जी के लिए, अर्थात 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक गांधी जी ने भारतीय राजनीति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, अर्थात भारतीय राजनीति में छाए रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। एक बात ये जान जाइए कि अगर कोई डेट लिखा हुआ है उसके बाद से डेट फिर मंथ, उसके बाद से क्या बोलते हैं कि ईयर, जैसे 30 लिखा हुआ है डेट फिर मंथ जनवरी और ईयर आप 1948 लिखा है, तो उसके पहले जो प्रीपोजिशन आता है ऑन का प्रयोग होता है हमेशा। और केवल ईयर दिया रहा है तो इन का प्रयोग होता है कि ही वॉज बर्न इन 1948, ऐसे करके क्या बोलते हैं कि देगा। जैसे गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, तो गांधी जी वॉज बर्न इन 1869। तो चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि ही डाइड एट, उनकी मृत्यु हो गई किनकी, गांधी जी की, एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। तो गांधी जी की मृत्यु कट्टरपंथी के हाथों में हो गई ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी का मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों से हो गई, जिसका नाम सबको पता है, नाथूराम गोडसे। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of just idiomatic English। कहा जा रहा है कि हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, एक बायोग्राफी भी वर्ड होता है, दोनों में अंतर क्या होता है सुनिए। मान लीजिए कि अगर मैं अपनी कहानी स्वयं लिख दूं, मेरी कहानी है और मैं अपने आप लिख देता हूं, तो उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अगर मेरी कहानी कोई दूसरा व्यक्ति लिख दे तो उसे बोला जाता है बायोग्राफी, उसे कथा बोला जाता है। तो कहा जा रहा है कि हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, किनकी, गांधी जी की आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये बहुत ही फेमस बुक है। इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा अपने पूरे जीवन काल में, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जो गांधी जी ने सत्य के साथ एक शोध किया, परीक्षण किया, जितने भी उनके जीवन काल में क्या बोलते हैं कि उन्होंने शोध किया सच्चाई के साथ, उन सब का विवरण अपने इस आत्मकथा में दे दिया है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, किनकी, गांधी जी की आत्मकथा, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। आगे कहा जा रहा है कि एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस का मतलब अनेक होता है, आर्टिकल एक वर्ड जिसका मतलब लेख होगा, जो न्यूज़पेपर में छपते हैं ना, आर्टिकल बोला जाता है, उसे ही लेख कहा जाता है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और अनेक लेख, दैट ही रोट, जो उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया, गांधी जी एक पत्रिका निकाले थे उस समय, तो उसमें लेख लिखते थे गांधी जी। तो वही कह रहा है कि एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और अनेकों लेख जो गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के लिए लिखा, एंड स्पीचेज, और भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिया, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर। ओकेजन मतलब अवसर होता है। क्या बात कहा जा रहा है कि हिज ऑटोबायोग्राफी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, गांधी जी की जो आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आगे कहा जा रहा है कि एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और
अनेकों लेख जो गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के लिए लिखा, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और भाषण जो गांधी जी ने अनेक अवसरों पर दिए हैं, ये तीनों चीज क्या करते हैं? रिवील हिम। रिवील का मतलब होता है सामने लाना या प्रदर्शित करना, तो यहाँ प्रदर्शित करना होगा। रिवील हिम उनको प्रदर्शित करते हैं, ये तीनों चीज उनको प्रदर्शित करते हैं। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, नॉट ओनली बट आल्सो, मैं अंडरलाइन किया हूं ना, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब ना केवल बल्कि भी, यही अर्थ होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ओरिजिनल मतलब वास्तविक होता है, थिंकर मतलब विचारक। गांधी जी को एक वास्तविक विचारक के रूप में ही नहीं प्रस्तुत करते हैं, बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर, बल्कि एक महान मालिक के भी रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसके? ऑफ शालीनता के या पवित्रता के, एडियोमेटिक इंग्लिश और मुहावरेदार अंग्रेजी के। अर्थात जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, जो गांधी जी ने यंग इंडिया में जितने भी लेख लिखे वो लेख, और चाहे गांधी जी जितने भी अनेक अवसरों पे भाषण दिए, ये तीनों चीज गांधी जी को एक वास्तविक विचारक के रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी और शालीनता के मालिक या पवित्रता के मालिक के रूप में भी हमारे सामने चीज गांधी जी को प्रस्तुत करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब देखिए क्या होता है, एक तो उद्धरण होता है, एक अवतरण होता है, एक इसको सार भी बोल सकते हैं और एक निचोड़ बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 पेज की एक स्टोरी हो, अगर उस स्टोरी को आप 1 पेज में लिख दिए मतलब कि उद्धरण हो गया, अर्थात वो निचोड़ हो गया, सार हो गया, 5 पेज का 1 पेज बना दिया। तो कहीं क्या बोलते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक टॉपिक नहीं है जिसको क्या बोलते हैं, या कहीं नाम नहीं दिया है टाइटल जिसको गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी जो भी लिखे हैं या जो भी कहे हैं या जो भी क्या बोलते हैं लेख उनके हैं, उन सब में से मिक्स करके एक हमारे सामने यहाँ टाइटल दे के और लेसन में सम्मिलित कर दिया गया है, उसको पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित उद्धरण में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो निम्नलिखित उद्धरण है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट, टॉक अबाउट का मतलब के बारे में बात करना, तो गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन, साउंड का मतलब यहाँ मजबूत होगा, फाउंडेशन का मतलब न्यू, न्यू जो होता है ना, बोलते हैं घर का न्यू अगर मजबूत रहेगा तभी घर टिकेगा। तो कहा जा रहा है कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन, गांधी जी मजबूत न्यू के बारे में बात करते हैं। किसकी मजबूत न्यू? ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की। जो आप लेसन पढ़ेंगे ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत न्यू के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, विथ स्टैंड एक वर्ब होता है जिसका मतलब सहन करना या खड़ा रहना, तो यहाँ खड़ा रहना अर्थ आएगा। विच लगा रहा है भारतीय सभ्यता के लिए, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सफलतापूर्वक खड़ा रहा है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, अर्थात समय परिवर्तित होता गया है लेकिन उसके साथ भारतीय सभ्यता मजबूती से सफलतापूर्वक खड़ा रहा है। आगे कह रहे हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता। अब यहाँ कंपैरिजन मिलेगा आपको, पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता। पूर्वी सभ्यता मतलब हमारी जो भारतीय सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता जिसमें अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है, जो विशेष प्रभाव रखते हैं। तो कहा जा रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब परंपरा होता है, जिसके पास एक परंपरा है क्या करने के लिए, टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, प्रिविलेज का मतलब होता है सबसे अधिक महत्व देना, और मटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकतावाद, जिसमें वस्तुओं की पूजा की जाती है। जैसे मेरे पास सुख सुविधा हो, विलासिता के जीवन हो, वही यहाँ दिखाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी, पश्चिमी सभ्यता जिसके पास एक परंपरा है, टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, भौतिकतावाद को सबसे अधिक महत्व देने के लिए, कांट मैच, मैच का मतलब बराबर होना, समान होना, वो बराबर नहीं हो सकता है,
द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की। डेट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता क्या करता है, जो नैतिकता को ऊपर उठाता है। एलिवेट का मतलब ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना, और मोरल बीइंग का मतलब नैतिक विचार हो गया। तो कहा जा रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, पश्चिमी सभ्यता जहां पे वस्तुओं की पूजा करने की एक या उसको सबसे ज्यादा महत्व देने का एक परंपरा है, कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स मोरल बीइंग। वो भारतीय सभ्यता के बराबर नहीं हो सकता है पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि भारतीय सभ्यता नैतिकता को ऊपर उठाती है, मानव की पूजा करती है। तो आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन आपका रहा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।